नई नई सुबह, नया नया सवेरा, सूरज की किरणों के बीच हवाओं का बसेरा, खुले आसमान में सूरज का चेहरा। मुबारक हो आपको ये हंसी सवेरा। जी हाँ, बहुत बहुत मुबारक हो आपको ये आज की खिली खिली धूप, आज की खिली खिली सुबह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रिया और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। यूं कहें हम तो बिहार बिहान है आपके लिए एक कंप्लीट पैकेज। तो चलिए इस पैकेज को हम आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि आज का विचार क्या है। आज जो विचार हमने लिया है वो है भगवान बुद्ध के। उन्होंने कहा है कि आप चाहे जितनी भी किताबें पढ़ लें या कितने भी अच्छे शब्द सुन लें, उनका कोई फायदा नहीं जब तक आप उन किताबों में पढ़ी गई बातों को और उन सुने गए अच्छे शब्दों को अपने जीवन में नहीं उतार लेते, उन पे अमल नहीं करते, दूसरों की सहायता में उनका इस्तेमाल नहीं करते। कितना सटीक कहा ना उन्होंने। हम बहुत सारी बातें पढ़ लेते हैं, अलग अलग जगहों पे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर भी लेते हैं, लेकिन जब उसे धरातल पर उतारने की बारी आती है तो हम कई कदम पीछे हट जाते हैं। इसे जरूरत है कि अपने जीवन में उतारें और हम दूसरों की मदद के लिए इसका प्रयोग करें। तो खबरों की बात हो गई है दर्शकों, और अब मुझे पता है कि आप चाह रहे हैं कि हम आज का सस्पेंस ब्रेक करें। जी हाँ, हम आपको आज मिलवाते हैं हमारे आज के खास मेहमान से। आज के जो हमारे मेहमान हैं उन्होंने कैमरे की नजर से दुनिया को देखा है। बहुत सारी जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, उसे कैमरे की नजर से दुनिया के सामने लाने की कोशिश की है। बहुत सारी फिल्मों में एज अ असिस्टेंट, फ्रीलांसर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है। फोटोग्राफी भी बहुत अच्छी करते हैं। अब तो शायद आप समझ ही गए होंगे ना कि हमारे जो आज के जो मेहमान हैं वो किस जगत से जुड़े हैं। जी हाँ, मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे आज के मेहमान प्रांजल का। नमस्कार प्रांजल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। प्रांजल, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ, बचपन कैसा था आपका? मेरा जन्म पटना में ही हुआ। बचपन बहुत अच्छा था, बहुत शरारती था बचपन से। शुरुआत से ही फोटोग्राफी का बहुत शौक था। बचपन से ही फोटोग्राफी मुझे बहुत पसंद थे। एंड पढ़ाई में कुछ ज़्यादा मन नहीं लगता था, बस शरारत करता रहता था। एंड ठीक रहा सब। हाँ, तो वैसे बच्चे जो होते हैं वो बहुत तरह की शरारतें होती है उनकी, कुछ ऐसी बदमाशियां होती हैं जो ताउम्र हमें याद रहती हैं। हम इसके बारे में भी बात करेंगे दर्शकों, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है कि हम आपके स्वास्थ्य पे भी थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। बहरहाल हम अपने मेहमान के पास वापस चलते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि हमारे जो मेहमान हैं वो एक फिल्म मेकर है। उन्होंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, शॉर्ट फिल्म बनाई हैं, म्यूजिक वीडियोज बनाए हैं। तो चलिए उनके पास वापस चलते हैं और उनकी जीवन से जुड़ी बहुत सारी बातों के बारे में जानते हैं। प्रांजल, जैसा कि आपने बताया कि आप बचपन में शरारती थे, तो क्या कोई ऐसी घटना आपको याद है जो आपको अभी तक याद आती हो, और जब भी याद आती हो तो आपके चेहरे पे एक मीठी सी मुस्कान आ जाती हो? हाँ, बेशक मुझे याद है। मेरे पापा ने मुझे हॉस्टल में डाल रखा था और मुझे कुछ खास पढ़ने में मन नहीं लगता था। तो मुझे पापा ने हॉस्टल में जब डाला तो मैं यही सोचता था कि मैं यहाँ से कब भागूं। तो मैं वहाँ बैठ के हमेशा भागने की नई नई तरकीबें बनाया करता था, नए नए प्लान्स बनाया करता था, और कई बार भागने में मतलब कामयाब भी हुआ था। अच्छा। तो वार्डन पकड़े तो मुझे बहुत मार भी पड़ा। पापा को पता चला तो फिर पापा ने मुझे बुला लिया वापस। एंड मुझे बचपन से कैमरे का बहुत शौक था। तो जब भी मैं कैमरे लेता था तो फिलहाल उस समय तो पता नहीं था कि फोटोग्राफी कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मेरे हाथ से टूट जाता था। तो मम्मी अक्सर गुस्सा करती थी। तो कुछ ये सब यादें हैं जो आज याद आ गई। और ऐसा कहा भी जाता है ना कि बचपन में किसी भी बच्चे का जिस चीज में ज्यादा रुचि होता है, अगर उसे हम फ्री छोड़ दे तो आगे चल के वो जो रुचि है उसका पैशन बन जाता है और करियर भी शायद उसी में आगे बढ़ता है। बेशक बेशक, ये और मुझे लगता है आपके साथ भी यही हुआ। कैमरे से आपका लगाव जो था बचपन से था, कैमरे से आप खेलते रहे और फिर कैमरे को अपना हमसफर बना लिया, दोस्त बना लिया। बेशक, आपने सही कहा। हाँ। आज मेरे लाइफ में मेरा मतलब जो भी चीज है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कैमरा। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि आप कैमरे की नजरों से दुनिया को देखते हैं। जी। जानना चाहूंगी, जब आपकी स्कूलिंग खत्म हो गई, जब आप कॉलेज में आपने एडमिशन लिया, तो कॉलेज की जो लाइफ होती है बहुत एक्साइटिंग होती है, बहुत थ्रिलिंग होती है। बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं हमारे, और जो बदमाशियां हमने स्कूल में नहीं की हैं हम वो कॉलेज में करने की सोचते हैं। तो कॉलेज की यादों के बारे में हमें थोड़ा बताएं, और कॉलेज कहाँ से किया? मैंने ग्रेजुएशन किया है लखनऊ से, एमिटी से।
एंड बहुत सारी यादें हैं। मेरे दोस्त हुआ करते थे, हम लोग किस तरीके से क्लास बंक करना है प्लान करते थे, क्या करना है, कैसे टीचर्स को परेशान करना है। तो ये सारी यादें मेरी आज भी है। और फिर मैंने वहाँ से ही सेम कॉलेज से ही पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, MBA भी वहीं से किया एंड MJMC भी वहीं से किया। शुरुआत में तो पता नहीं था कि यार कहाँ आ गए, क्या होगा। सोचा कि BBA होगा कि नहीं होगा। फिर किसी तरीके से पापा ने मोटिवेट किया और मैं कर रहा था। तो मम्मी पापा का जो मोटिवेशन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो आप किसी भी लेवल पे हो, आप क्लास 1 में हो, क्लास 10th में हो, या आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, या उसके बाद भी जिंदगी के कई सारे पड़ाव हो। मम्मी पापा का जो कहते हैं मॉरल सपोर्ट या इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आप लकी हैं शायद इस मामले में कि आपको हमेशा मिला। हाँ, मुझे हमेशा उन लोगों का सपोर्ट मिला। चाहे मैं कुछ भी करना चाहूँ, चाहे मैं फोटोग्राफी करना चाहूँ, फिल्म मेकिंग करना चाहूँ, कुछ भी करना चाहूँ, दे वर ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट मी। हमेशा से उन्होंने सपोर्ट किया है मुझे। आपने जैसा बताया कि कॉलेज के टाइम में ही आपने डिसाइड कर लिया था कि आपको अब इस कैमरे के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बितानी है। तो जब आपने पहली बार करियर को सोच के कैमरा हाथ में लिया, तो क्या कुछ फीलिंग आपके अंदर आ रही थी उस वक्त? मैं जिक्र करना चाहूंगा, मैं BBA कर रहा था। तो मेरी फैकल्टीज बोलते थे, मैं बहुत पढ़ने में उस समय बहुत अच्छा नहीं था, आई वाज एवरेज स्टूडेंट। एंड मेरे फैकल्टी बोलते थे कि कर पाओगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स था एंड अकाउंट्स था। मुझे लगता था कि मैं कहीं बैक ना आ जाए, कुछ ना हो जाए। तो मैं किसी तरीके से उसको कोशिश करता था कि मैं पास हो जाऊं। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा रुचि नहीं था BBA करने में। फिर मैंने पापा से रिक्वेस्ट की, पापा से पूछा, बात किया कि मुझे कैमरा मिल सकता है। तो उन्होंने कहीं कहीं से, बहुत मुश्किल का समय था उनके लिए उस समय, उन्होंने किसी तरीके से वो कैमरा मुझे दिलाया। फिर मैं फोटोग्राफी करने लगा। हालांकि DSLR पहली बार मिल गया, तो DSLR मुझे पता नहीं था कैसे यूज़ करते हैं, बिकॉज आई यूज ओनली रोल कैमरा उस टाइम। तो मैं किसी तरीके से सीखा, उसको समझा, जाना, एंड उसके बाद फोटोग्राफी किया। लोगों को पसंद आया, लोग सराहने लगे, अप्रिशिएट करने लगे। कई लोग अच्छा कहे, कई लोग बुरा कहे। फिर इसी चीज़ को आगे अपना करियर बना लिया। बिल्कुल। बहुत बार होता है कि हम खुद से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसा कि आपने कैमरा आपके हाथ में आ गया, आपको नॉलेज नहीं था और आपने खुद से सीखा। बहुत सही बात कही आपने। ये जानना चाहूँगी आपसे कि उसके बाद का जो सिलसिला है फिर कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता गया? मेरा बचपन से एक शौक था, मतलब मुझे कैमरा से तो बहुत लगाव था। मेरा बचपन से एक शौक था कि फिल्में मैं बनाऊं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि फिल्म बनती कैसी है। उस समय मैं तकरीबन 5-7 साल का रहा हूँगा, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं फिल्म कैमरे से बनता है। तो अक्सर जब फिल्म में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक चलता था, बैकग्राउंड गाना होता था, तो मैं मम्मी से पूछा करता था कि मम्मी ये ऐसे गाते कैसे हैं लोग? अच्छा। बिना लिपसिंग के, बिना कुछ, तो और गा रहे हैं तो म्यूजिक कहाँ से बज रहा है? तो वो बोलती थी ये नहीं गा रहे, एक्चुअली ये भगवान गा रही हैं। तो मुझे ये कंफ्यूजन जाके मैं कॉलेज डेज में खत्म हुआ, जब मैं रियलिटी में फिल्म बनाने लगा, तब मुझे पता चला कि नहीं, वो भगवान नहीं, वो सिंगर्स होते हैं। सिंगर्स होते हैं, बैकग्राउंड में गाना गाते हैं। तो फिर धीरे धीरे जब आप कॉलेज में जाते हैं तो बहुत तरीके के लोगों से मिलते हैं। तो मैं बहुत लोगों से मिला, कई शहरों से आए हुए थे। तो मैंने धीरे धीरे अपने आइडियाज को लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया, तो लोगों को पसंद आया। तो फिर कुछ जुड़ने लगे, 1 जुड़े, 2 जुड़े, फिर जुड़ते जुड़ते लोग काफ़ी जुड़ गए। और उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहला म्यूज़िक वीडियो बनाया था, इन मेमोरी ऑफ माई लव। उसके 2 गाने थे, हम लोगों ने डायरेक्ट किया था, गाना अच्छा रहा। तो प्रांजल, यहाँ पे आपसे ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने पहला म्यूजिक वीडियो बनाया, उसमें गाने थे, तो क्या आप वो गाना हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना सकते हैं? गाना था, देयर वाज अ सॉन्ग, तुम पास हो लौट आओ ना, एक गाना था, और दूसरा था गाना तुम मेरे हो। तो माय फेवरेट वाज तुम मेरे हो। एंड सर्वज्ञ उसके सिंगर थे। मैं बहुत अच्छा गाता तो नहीं हूँ, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बट वो फीलिंग्स जो होती है ना, वो अगर साथ में हो तो गाना था, जब मैंने तुमको देखा तो ऐसा लगा मुझे तो कि तुम मेरी हो। तो दैट वाज अ रोमांटिक सॉन्ग। हम लोगों ने उसको कॉलेज लाइफ में ही बनाया था, कॉलेज स्टूडेंट ने ही बनाया था। लिरिक्स भी लिखा, म्यूजिक भी दिया, स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ एंड शूट किया, और गाना बहुत लोगों ने देखा और बहुत तारीफ भी की। तो वहीं से सिलसिला शुरू हुआ फिल्म का। ओके। और फिर वो आपका पहला म्यूजिक वीडियो था, जब लोगों ने देखा
तो आपके बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होंगे, आप उस वक्त थोड़ा सा डरे भी होंगे, या फिर एक कहते ना वो कॉन्फिडेंस उस वक्त नहीं हुआ कि शायद लोगों के सामने हम इसे प्रेजेंट करें तो लोगों को पसंद आए। तो जानना चाहूंगी कि जब बहुत सारे लोगों ने एक साथ देखा आपके इस म्यूजिक वीडियो को, तो क्या रिएक्शन था उनका? मैं जब ये म्यूजिक वीडियो बना रहा था तो हाँ, बेशक मैं परेशान था, मैं ये था कि क्या होगा, लेकिन मेरे पापा मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे। ही ऑलवेज सेड कि यार अच्छा करोगे, बहुत अच्छा करोगे, जो भी करोगे बहुत बेहतरीन करोगे, बेहतर करोगे। तो उनका एक सपोर्ट था, उनका एक विश्वास था, तो मेरे पास उनका एक सपोर्ट था, तो मैं सोचता था कि ये बोल रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही, और उनके विश्वास के चलते ही वो गाना अच्छा रहा। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्रीज बनाने लगे, शॉर्ट फिल्म्स बनाने लगे, तो वो सिलसिला आपका कैसे शुरू हुआ? डॉक्यूमेंट्रीज बनाने का सिलसिला यूँ शुरू हुआ कि मैं आसपास बहुत अपनी समस्या देखता था, मतलब छोटी छोटी समस्या, मतलब किसी तरीके की भी समस्या। मैं सोचता था कि ये लोग सच में नोटिस करते हैं इससे कि नहीं नोटिस करते हैं, या नोटिस करके इग्नोर करते हैं। तो मैं सोचा कि क्यों ना इसको बना के और लोगों को दिखाया जाए, और अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाया जाए रियलिटी क्या है और आप देखते क्या हैं। तो उस समय मैंने एक फिल्म बनाई थी, इस म्यूजिक वीडियो के बाद रेज योर वॉइस एक आवाज फिल्म बनाई थी, तकरीबन 20 मिनट की शॉर्ट फिल्म थी। ये महिलाओं के ऊपर ये फिल्म थी। बहुत मतलब ये जो टॉपिक है ना प्रांजल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महिलाओं की आवाज को दबाया जाता है, कैसे उसे हम बुलंद करें आवाज को, इसके बारे में हम बात करेंगे, बेशक बात करेंगे। लेकिन दर्शकों यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम ब्रेक पे जाते हैं और जल्द वापस लौटेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे रेज योर वॉइस आवाज की डॉक्यूमेंट्री के बारे में। तो दर्शकों स्वागत है आपका इस छोटे से अंतराल के बाद। जब हम ब्रेक पे गए थे उससे पहले हमारे जो मेहमान हैं अपनी शॉर्ट फिल्म रेज द वॉइस आवाज के बारे में हमें बताने वाले थे। तो प्रांजल मैं चाहूंगी कि आप इस शॉर्ट फिल्म के बारे में बताएं हमें। मेरी फिल्म है रेज योर वॉइस एक आवाज। इस फिल्म में हम लोगों ने सिर्फ दिखाने की ये कोशिश की है कि महिलाओं के खिलाफ जो भी मतलब गलत व्यवहार हो रहा है, चाहे वो रेप से रिलेटेड हो या डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड हो, या इविल सोसाइटी से रिलेटेड हो, या पढ़ाई से रिलेटेड हो, ये सारी समस्याओं को उस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। वो फिल्म तकरीबन 20 मिनट की है, एंड उस फिल्म में हर सीक्वेंस के मतलब 5-5 मिनट के एक सीक्वेंस बना के वो बताया गया कि एक स्टूडेंट है, उसको किस तरीके से प्रॉब्लम होता है अपने टीचर से। जब एक लड़की रोड पर निकलती है और रोड पर जब लड़के उसको तंग करते हैं तो वो कैसा रिएक्ट करती है, एंड जब कोई एक लड़की अपने किसी प्रेमी को बहुत चाहती है एंड वो उसका मिसयूज करते हैं तो कैसा होता है, एंड तरह तरह की घटनाओं को दिखाया गया है, और इस चीज से कैसे बचा जाए वो भी चीज फिल्म में दिखाई गई है। इस बचने का ये तरीका है कि आपको बचने के लिए कोई आपको हेल्प करने के लिए नहीं आएगा। आपको खुद की आवाज उठानी है और अपनी आवाज को इतनी ताकत रखनी है ताकि आप उस आवाज से बच सके। इसलिए इस फिल्म का नाम है रेज योर वॉइस एक आवाज। बिल्कुल, और ये बहुत बहुत सटीक बात आपने कही है कि कोई किसी व्यक्ति के लिए उसकी ढाल बनकर नहीं खड़ा हो सकता कभी भी। आपको अगर खुद की सुरक्षा करनी है, खुद की रक्षा करनी है, तो आपको खुद को इतना काबिल बनाना होगा, खुद को हम कह सकते हैं इतना सटीक बनाना होगा कि दूसरे लोग जो है आपको नुकसान पहुंचाने से पहले कई बार नहीं तो कम से कम एक बार तो जरूर सोचे। और ये हर महिला के अंदर ये ताकत होती है, बस इसे पहचानने की जरूरत होती है। दर्शकों बहुत सटीक आपने कहा। तो महिलाओं ने जब इसे देखा तो क्या रिएक्शन था उसका? काफी महिलाओं का रिएक्शन अच्छा रहा, उन्होंने बहुत अच्छे कमेंट दिए, कुछ ने समझा। और जब ये फिल्म बना रहा था तो मेरी पूरी टीम जो थी उसमें तकरीबन 90% महिलाएं थी। तो मैं चाहता था कि उनकी पर्सपेक्टिव से ही ये फिल्म बने। वो क्या सोचती हैं इस फिल्म को। मेरी असिस्टेंट डायरेक्टर सूर्या चौहान, उसने भी इस फिल्म को मेरी जो सोच थी और मैं जो उसको असिस्टेंट लिया, तो उसकी सोच और मेरी सोच, एक महिला की सोच जब मिली तो ये फिल्म और बेहतर बन पाया। एंड देखने के बाद कई लोगों ने तारीफ भी की, बहुत तारीफ की फिल्म की।
कुछ आलोचक भी थे, कई प्रशंसक भी। बिल्कुल, और आलोचक मेरे ख्याल से शायद अच्छा होता है, अगर आपके पास आलोचक हैं तो वो आपको बताते हैं कि आपकी खामियां कहाँ हैं। Exactly. और आप बेहतर करें। Exactly. इसके लिए रास्ता भी वो बना देते हैं। सही बात है। आपसे यहाँ पे ये भी हम जानना चाहेंगे प्रांजल कि आपने MBA भी किया और फिर जर्नलिज्म में भी मास्टर्स किया है, तो कहते हैं ना कि आपने दोनों चीजें एक साथ पकड़ ली। आपने MBA कर लिया, आप मार्केट को समझ के, मास को समझ के क्या कुछ कैसे कमर्शियलाइज करना चाहिए कि हमें ज्यादा रिटर्न मिले, इसे आपने समझ लिया। आपने मास्टर्स किया मास कम्युनिकेशन में, तो आपने ये समझ लिया कि मास मीडिया को हम कैसे डील करें। तो ये दोनों चीजें आपके पास थी, तो आपके लिए ये राह मैं कहूँ कितना आसान रहा या फिर कितना मुश्किल रहा इसे तय करना? मैंने दोनों पढ़ाई एक साथ ही की है। अच्छा। मैंने MBA डिस्टेंस से किया है और मास जर्नलिज्म रेगुलर से किया है। तो मुश्किल था, बहुत मुश्किल था कि 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, एक साथ पढ़ना है। एंड कहीं ना कहीं मेरे पापा चाहते थे कि मैं MBA करूं, तो उनके लिए मैंने MBA किया। अच्छा। और वो जो चाहते थे वो आज मुझे रिटर्न में बहुत अच्छा मिल रहा है। एक्चुअली आई नो द व्हाट इज ऑल अबाउट मार्केट, किस तरीके से क्या है। तो उनका ये फैसला जो था ये बहुत अच्छा रहा कि, और मैंने दोनों सब्जेक्ट्स की पढ़ाई एक साथ की। मैं बताया मैं पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन किसी तरीके से उनका एक विश्वास था और मैंने दोनों सब्जेक्ट्स को किया। फिल्म बनाने का बहुत शौक था। मास जर्नलिज्म में फिल्म बनाना सिखाया नहीं जाता था, तो उस समय मेरे यूनिवर्सिटी में MAFT होता था, फिल्म एंड टेलीविजन का अलग कोर्स होता था। तो मैं अपनी क्लास को छोड़ के मैं फिल्म टेलीविजन की क्लास में पाया जाता था। अच्छा। तो फैकल्टीज कई बार बाहर निकाल देते थे, कई बार बाहर निकाल देते थे। तो मैं देखता था, क्योंकि मुझे उस समय ये नहीं पता था कि ये लाइट्स कैसे लगते हैं, क्या होता है, फिल्म कैमरा कैसा होता है, कुछ नहीं पता था। तो मैं उसके स्टूडेंट से मिलता था, उसके स्टूडेंट से जानता था, तो वो हमेशा मुझे बताया देता, आज मैंने ये सीखा। तो मैंने फिल्म बनाना सीखा। उसके बाद जब फिल्म बनाना सीख लिया तो मुझे पता चला कि यार लोग पसंद क्या करते हैं, देखना क्या चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि लोग हमेशा इमोशनल चीज ज्यादा देखना चाहते हैं, ऐसा चीज जो टच करे। तो मुझे ये पता था कि फिल्म कैसे बनता है, मुझे ये पता था कि फिल्म बिकता कैसे है। तो मैंने दोनों चीज तो कर ये ली। है ना, तो ये बात यहाँ पे प्रूव हो गया है ना कि मम्मी पापा अगर अपने बच्चे को कुछ भी अगर बताते हैं, सजेस्ट करते हैं, तो वो आगे चल के उनके लिए फायदेमंद ही साबित होता है। एग्जैक्टली, जो भी उन्होंने कहा, उन्होंने MBA कराया, मुझे आज फायदा है और मुझे आने वाले 10 सालों में भी फायदा होगा। बिल्कुल, ये लाइफ लॉन्ग आपको ये फायदा जो है ये आपको लाइफ लॉन्ग मिलेगा। चलिए, बहुत सटीक बात आपने कही है। इस बातचीत को हम आगे भी जारी रखेंगे दर्शकों, लेकिन यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द वापस लौटते हैं। कि कैसे मैं एग्जाम। दर्शकों, स्वागत है आपका इस छोटे से अंतराल के बाद। प्रांजल से हमारी बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत चल रही थी। उन्होंने बताया कि जब वो कॉलेज में थे तो अपना क्लास छोड़ करके वो दूसरे क्लास में पाए जाते थे, जहां ये बताया जाता था कि फिल्में कैसे बनाई जाती हैं, सेट कैसे होते हैं, लाइट कैसे लगाए जाते हैं। तो प्रांजल, जब आपके टीचर्स आपको बाहर निकाल देते थे, बेशक उस वक्त आपको बहुत बुरा लगता होगा, लेकिन जब आपने शॉर्ट फिल्म्स बनाई, डॉक्यूमेंट्री बनाई, तो क्या आपने अपनी वो डॉक्यूमेंट्री या शॉर्ट फिल्म्स कभी अपने उन टीचर्स को दिखाई जिन्होंने आपको क्लास के बाहर निकाला था? बेशक, मैंने अपनी टीचर्स को सारी फिल्में दिखाई अपनी। मैं जब भी बनाता हूँ फिल्म या जब भी सोचता हूँ तो मैं उनसे जरूर मशवरा लेता हूँ। तो उनका हमेशा कहना यह है कि यू आर बॉर्न टू मेक अ फिल्म। आप बहुत अच्छा फिल्म बनाते हैं, जो भी चीज आप बना रहे हैं वो बहुत अच्छा बना रहे हैं। लेकिन उनके लिए भी एक बाउंडेशन था कि कॉलेज में, क्लास में किसी और कोर्स के स्टूडेंट्स को नहीं ला सकते हैं किसी तरीके से। तो मैं उनसे छुप के, मिल के या कॉलेज ऑफ टाइम में मिल के सीखता था, जानने की कोशिश करता था। कई बार उन्होंने डांट के भी निकाला, कई बार मैंने उनको गुस्सा भी दिलाया, या मुझे सीखना है, मुझे आप सिखाइए। तो छोटी मोटी परेशानी आते रही। लेकिन इन परेशानियों के बाद जो रिजल्ट मिला आपको वो बहुत मीठा है और बहुत अच्छा अनुभव रहा होगा आपको जब फिल्में बनाते हैं। जब ऐसे आप बहुत सारे लोगों को साथ में लेकर चलते हैं, क्योंकि एक अगर आप डॉक्यूमेंट्री बनाए या शॉर्ट फिल्म बनाए या कोई भी आप काम करें तो आपको कई लोगों को साथ में लेकर चलना होता है। तो क्या
आप लीड कर रहे होते हैं उस वक्त, तो क्या मुश्किलें आती हैं सारे लोगों को एक साथ लेकर चलने में? मुश्किलें ये आती है, मैं जिक्र करना चाहूंगा कि मैं 2010 से 2015 तक में मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया है। तो 2010 से 12 तक मैंने फोटोग्राफी की। फिर 12 के दरमियान मुझे जहन में आया कि मैं क्यों नहीं फिल्म बनाऊं। तो फिल्म बनाने के लिए मैंने लोगों से बात करना शुरू किया। कई लोग एग्री करते थे, कई लोग बोलते थे ये मेरे बस की चीज नहीं है। तो मैंने किसी तरीके से एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं सूर्या सक्सेना, मैंने उनको जोड़ा। तो वो बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। अभी वो बॉम्बे में है, कुछ फिल्में कर रहे हैं। तो उनकी वो जो मेरी जो सोच थी वो हमेशा वो लिखा करते थे, तो वो जुड़े। उसके बाद धीरे धीरे टीम जुड़ते गई। कुछ म्यूजिशियंस जुड़े, कुछ सिंगर्स जुड़े, कुछ लिरिक्स लिखने वाले जुड़े, कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर्स जुड़े, सिनेमेटोग्राफर्स जुड़े। हर तरीके से लोग जुड़ते गए और जब मेरी एक इकट्ठी टीम हो गई तो हम लोगों ने पूरी टीम का नाम रख दिया वन क्लिक। अब ये वन क्लिक है क्या, तो धीरे धीरे जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मैंने एक रेज योर वॉइस फिल्म बनाई थी। रेज योर वॉइस अभी दूरदर्शन पर भी आई थी। क्या बात है। तो जब दूरदर्शन पर आई तो फिर उन दूरदर्शन वालों ने बोला कि ये तो कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं है, इसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो फिर हम लोगों ने आपस में बात किया, सबने सलाह किया। फिर मैंने पिताजी से भी बात की, उन्होंने बोला कि इसको रजिस्टर्ड करा लो। तो फिर करीब 250 लोग हमारे पास हो गए एंड आज हमारे पास 250-300 लोगों की टीम है। एंड उस प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड हुआ और उस प्रोडक्शन हाउस के तहत हम लोग शॉर्ट फिल्म, फीचर फिल्म्स, म्यूजिक वीडियो, डिजिटल मार्केटिंग, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स ये सब बनाते हैं। बिल्कुल। तो ये प्रांजल, आप एक कैमरे के साथ आपने अपने सफर की शुरुआत की थी। आज आपके साथ 250 लोग जुड़े हुए हैं जो आपकी काम में आपकी मदद करते हैं। कैसा लगता है जब आप उस दौर में जाते हैं जब आप अपने हाथ में सिर्फ एक कैमरा देखते हो और अभी आपके पास 250 लोग हैं, कैसा महसूस होता है? मैम, मैं उन 250 लोगों की रिस्पेक्ट करता हूं। सबसे पहली बात, मैं आज कैमरे के माध्यम से भी उनको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि थैंक यू, मेरे साथ जुड़े रहे। एंड पता है वो 250 लोग अपने में बहुत खास है। मीन्स अगर कोई एक बहुत अच्छा सिनेमेटोग्राफर है तो मुझे सिनेमेटोग्राफर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि वो अपने फील्ड में माहिर है। कोई अगर मेकअप दादा बहुत अच्छे हैं तो मुझे मेकअप दादा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि वो अपने मेकअप फील्ड में माहिर है। कभी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि मैं डायरेक्टर हूं तो मैं बहुत बड़े तरीके से आऊंगा या कोई प्रोड्यूसर्स हैं तो बहुत बड़े तरीके से आएंगे। आप अपनी फील्ड के लिए हैं, वो अपनी फील्ड के लिए हैं। तो मैं उनको ये रिस्पेक्ट दिया, उन्होंने मुझे ये रिस्पेक्ट दिया। एंड जब लोग कंफर्टेबल देखे, कंफर्ट मिल रहा है, काम मिल रहा है, तो लोग धीरे धीरे जुड़ते गए और जुड़ते आज हमारे पास 250 लोग हो गए। बिल्कुल। अकेले चलते हैं तो हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हम पॉजिटिविटी के साथ, सही जज्बे के साथ आगे बढ़े तो हमारा जो है कारवां बन जाता है। शायद आपके साथ भी यही हुआ है। प्रांजल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने एक लंबा वक्त दिया है इसको, 2010 से आपने कहा, तो अभी अपने लंबा वक्त दे दिया है। जानना चाहूंगी आपसे कि अभी तक आपने जो कुछ भी शॉर्ट फिल्म्स बनाए, डॉक्यूमेंट्री बनाए या जो भी एड्स बनाए, तो आपके दिल के सबसे करीब कौन सी डॉक्यूमेंट्री है या शॉर्ट फिल्म है या फिर कोई एड, कोई दिल के करीब तो होगी, उसके बारे में जिक्र करें। बिल्कुल मैम, मैंने एक पटना डॉक्यूमेंट्री बनाया है। तकरीबन फिल्म 40 मिनट की है। पटना के बारे में मैंने बताया है। जब मैं बाहर रहता था, लखनऊ में रहता था या मैं दिल्ली आया जाया करता था, कहीं भी जाया करता था, तो दे यूज टू पीपल से कि यार बिहार से हैं, तो थोड़े से गलत तरीके से बात करने का अंदाज होता था उनका। तो मैं सोचता था कि ये तो जानते नहीं है बिहार क्या है या पटना क्या है, तो क्यों नहीं इनको बताया जाए। तो मैंने हर खूबसूरत चीज को अपने कैमरे में बटोरा, खूबसूरती तरीके से स्क्रिप्ट लिखा। सूर्या चौहान ने स्क्रिप्ट लिखा है, बहुत अच्छे से लिखा है, और उसको कैमरे के द्वारा शूट करके उसको प्रेजेंट किया। तब लोगों ने देखा और YouTube पर वो पड़ा है, तकरीबन 2 लाख लोगों ने देख चुका है। क्या बात है। एंड बहुत अप्रिशिएट किया, और उनको पता नहीं था कि पटना में क्या क्या है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं जब शूट कर रहा था तो मुझे भी नहीं पता था कि पटना में ये सारी खूबसूरत चीज मौजूद है। तो शूट करने के दौरान मुझे बहुत सारी
सारी चीज़ पता चला पटना की खूबसूरती के बारे में, इतिहास के बारे में। एंड आज सब लोग उसे सराह रहे हैं। और जितने लोग हैं जो 40 साल पहले पटना छोड़ दिए हैं, 30 साल पहले पटना छोड़ दिए, आज कहीं ना कहीं इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो वो उनका कमेंट में आता है कि मैं बहुत मिस करता हूँ अपने शहर को। तो ये बहुत मुझे अच्छा लगा कि उनका एक फीडबैक अच्छा रहा। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद हम नहीं जानते, या जो बिहार के बाहर के लोग हैं वो पटना के बारे में नहीं जानते। एक दो बातें सुन लेते हैं और उसी को पकड़कर शायद वो पटना या बिहार के एक इमेज बना लेते हैं। जी बिल्कुल, एक आवरण बना लेते हैं कि हाँ, ये शहर ऐसा है, यहाँ के लोग ऐसे हैं। लेकिन आपने बहुत सही काम किया कि सही दृश्य जो है पटना का वो उन लोगों तक पहुंचाया। और हमें गर्व है कि हम बिहारी हैं, हम बिहार में रहने वाले हैं, क्योंकि बिहार की एक अपनी अलग संस्कृति है। मैम, मेरा कहने का ये मतलब था कि मैं पर्टिकुलर किसी भी इंसान को पकड़ के तो बता नहीं सकता था कि बिहार ऐसा है, पटना ऐसा है। क्यों नहीं उनको एक बना के दे दिया जाए कि आपको अगर ज्यादा पता है तो ये देख लीजिए, ये आपको ज्यादा अच्छे से बता देगा। बिल्कुल। और आप खुद बिहार के रहने वाले हैं, और एक जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको मिला होगा जब लोगों ने इसे देखा होगा और कहा होगा कि हाँ, पटना शहर ऐसा भी है या बिहार ऐसा भी है। तो बहुत बार मॉनेटरी जो है वो बाद में आता है, ये जो सेटिस्फैक्शन है अपनी जन्मभूमि को लेकर के, वो ज्यादा मायने रखती है। बिल्कुल मैम, थ्रिल किया होगा आपको इस कह सकते हैं सेंस ने आपको। बिल्कुल, मुझे ये डॉक्यूमेंट्री बनाने के बाद मैं बहुत भावुक हो गया। मैंने देखा, मैंने कई बार देखा एडिटिंग में, तो बैठता ही था साथ में। एंड जब एडिटिंग होने के बाद मैं देखा तो मेरे आंख से आंसू भी आ गए। एंड मेरी जो टीम थी उन्होंने भी बहुत सराहा। बाहर से बेसिकली मेरी एक दो टीम थी, जो लोग थे जो पटना से थे, बाकी सारी टीम कुछ कोलकाता के थे, कुछ लखनऊ के थे, कुछ दिल्ली के थे। तो उन लोगों का भी एक माइंडसेट चेंज हुआ इस फिल्म को देखने के बाद। एंड बहुत अच्छा रहा उस फिल्म को। यहाँ पे प्रांजल आपसे ये जानना चाहूंगी, जब आप एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं या शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी हम कह सेट्स नहीं बनाए जाते, जो रियल होता है वही हम शूट करते हैं जब हम डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। तो जानना चाहूंगी कि क्या क्या चीजें, क्या क्या बातों को आप ध्यान में रखकर किसी भी डॉक्यूमेंट्री को शूट करते हैं? मैम, एक मेरी डॉक्यूमेंट्री है उम्मीदें। एवरीवन हैज वन स्पेशल थिंग। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ स्पेशल थिंग होता है। तो मैम, उस फिल्म को शूट करने के दौरान मेरी जो पूरी टीम थी वो मेरी टीम पटना की थी। एंड पूरे टीम मेंबर्स ने उस फिल्म को शूट करने के दौरान एक ऐसा जगह आ गया था जहां पर वो रो दिए थे। शूट रुक गया, बिल्कुल वो रोने लग गए। फिल्म में मैम ये दर्शाया गया है कि क्या 70 साल होने को है हमारे देश की आज़ादी के, तो क्या सच में मतलब मेरा कंट्री डेवलप्ड हो गया है? क्या पानी का समस्या खत्म हो गया है? या भूखे आज भी सोते नहीं हैं, सड़कें ठीक है, या किसी तरीके से भी इन सारी समस्याओं को। तो मैम, मैं छज्जू बाग पट्टा में शूट कर रहा था, तो वहां पर मैं ऐसा देखा कि एक जगह है जहां पर लोग वहीं पर पानी पी रहे हैं, और वहीं पर शौचालय भी है, और वहीं पर कूड़ा भी है, और वहीं पे खाना भी खा रहे हैं। और एक ऐसा बच्चा था जिसके बॉडी में बहुत सारे मतलब डिजीज होगा किसी तरीके का। उस बच्चे को देखकर रो दिया, और क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था कि उसको ठीक करने का। ऐसी बहुत सारी समस्या थी। ये फिल्म को बनाने के दौरान मैंने बहुत समस्या झेली है, बहुत तकलीफ देखी है, गरीबी को बहुत क्लोज तरीके से जाना है। गरीबी क्या है? आज मेरे पास मेरे पिता मुझे सब कुछ दे रखे हैं, या मैं शायद सोचता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये हो जाए, तो मेरे पिता सबसे पहले मेरा करते कि चलो पहले इसको मैं कर दूं, फिर मैं देखूंगा। लेकिन उनके पास क्या है? उनके पास शायद शिक्षा भी नहीं है, पहनने के लिए ठंड में कपड़े भी नहीं है, किसी तरीके से नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंट्री को बना के हम लोग बहुत भावुक हुए और बहुत उदास भी हुए। तो क्या प्रांजल, आप ये डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, लोगों को दिखाते हैं, क्या आपकी ये जो फीलिंग है लोगों के लिए, समाज के उद्धार के लिए या समाज को बदलने के लिए, क्या वो फीलिंग डॉक्यूमेंट्री तक ही सीमित है? क्या आपने उसके आगे कभी लोगों को मदद करने, लोगों की हेल्प करने के बारे में सोचा है आपने? मैम, मैं शेयर तो नहीं करता हूँ, लेकिन आपने पूछा है तो मैं बता रहा हूँ। मैं हमेशा अपने बर्थडे जो है, मैं लखनऊ में था 2010 से, तो मैंने अपना हमेशा बर्थडे जो है एनजीओ में सेलिब्रेट किया है। क्या बात है। एंड मैं, या कोई भी क्रिसमस हो या किसी तरीके का पर्व हो, तो मैं एक्चुअली क्या था कि मैं उस समय 2010 में अपने फ्रेंड के कहने पर गया कि यार चलते हैं एनजीओ में सेलिब्रेट करते हैं। तो वहां पर किसी बच्चे ने बोला कि आप बहुत अच्छे हैं,
ऐसे रोज आया करिए। क्या बात है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे केक पेस्ट्रीज खाने को मिलेगी, तो वो चीज मुझे बहुत छू गया। एंड मेरे सामने से अगर कोई भी कुछ है ना, कुछ मांगता है, या कोई भी गरीब है, कुछ गरीब नहीं, किसी जरूरतमंद है, कुछ भी जरूरत हो, तो मैं वो देख नहीं पाता हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितना है मैं उसको देकर पूरा कर दूं। अगर मेरे पास कुछ भी है वहां पर, तो मैं उसको देकर पूरा कर दूं। क्या बात है। ये फीलिंग अगर प्रांजल सबके अंदर आ जाए ना, तो शायद जो प्रॉब्लम्स है, या जो हम बच्चे देखते हैं जिनके पास प्रॉपर कपड़े नहीं है, या कपड़ों की बात अगर हम साइड भी करते हैं, शिक्षा नहीं है, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं, शिक्षा नहीं है, तो अगर हम सबके अंदर ये फीलिंग थोड़ी थोड़ी भी आ जाए ना, तो शायद ये जो बच्चे जिन्हें हम देखते हैं सड़कों पे, जो आपके पैर पकड़ के कभी कहते हैं 1 रुपया दे दो, 2 रुपया दे दो, ये जो तस्वीर है वो बिल्कुल बदल जाएगी। जब भी आप किसी सिग्नल पे रुकेंगे तो ये तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी। तो यह आप सबसे अपील करना चाहूंगी यहाँ पे दर्शकों, हम अपने बिहार बिहान कार्यक्रम के माध्यम से, कि थोड़ी थोड़ी कोशिश कीजिए, देखिए कितना बड़ा बदलाव आएगा आपके सामने। प्रांजल, आपसे ये हम यहाँ पे जानना चाहेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट मास मीडिया का है, पढ़ाई कर रहा है, आगे इस फील्ड में जाना चाहता है, बिकॉज एक कंसेप्ट बना हुआ है कि अगर हम कमर्शियल फिल्मों के साथ जुड़ते हैं तो हमें ज्यादा सक्सेस मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा। डॉक्यूमेंट्री या शॉर्ट फिल्म्स अगर आपको बनानी है तो आपको खुद से इनिशिएटिव लेना होगा, आपके बैकअप पे बहुत ज्यादा नहीं होता। तो क्या ये सोच सही है लोगों की, या अगर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाए तो हाँ, इसमें भी एक बेहतर भविष्य, बेहतर फ्यूचर हो सकता है? मैम, मैं पहले आप बहुत अच्छा प्रश्न पूछी है। मैं बताना चाहूंगा कि मैं जब फोटोग्राफी करता था तो मुझे लोग बहुत अलग नजर से भी देखते थे कि यार एक नॉर्मल सा फोटोग्राफी है, शादी में भी करता होगा, ये है। तो मैम, मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये हमेशा जो है वो लोग ग्रेड वाइज रिस्पेक्ट देते हैं। सपोज ही इज IAS, तो उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। फोटोग्राफर है या नॉर्मल फोटोग्राफर है, मतलब आज हर दिन डे टू डे प्रोफेशन चेंज हो रहा है, हर दिन चेंज हो रहा है। लोग क्रिएटिव होना चाह रहे हैं, लोग अपना चीज करना चाह रहे हैं। कोई राइटर बनना चाहता है, कोई फोटोग्राफर बनना चाहता है, और मास मीडिया बहुत अच्छा विकल्प है। अगर जिन लोगों को जर्नलिज्म में जाना है, एंकरिंग में जाना है, या न्यूज रीडिंग में जाना है, तो उनके लिए मास मीडिया बहुत अच्छा विकल्प है। आप अच्छे से करें। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप इंडस्ट्री में जरूर आएंगे। अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है, सिर्फ डिग्री के लिए करना चाहते हैं, तो फिर आप शादी करके 2 बच्चे जरूर पालेंगे। क्या बात है, बहुत का। अगर आप टैलेंट के साथ साथ एक जज्बा भी होना चाहिए, इंथुसियाज्म भी होना चाहिए कि हाँ, मुझे इसमें आगे बढ़ना है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने जिन्होंने एक बहुत लंबा वक्त जो है अपना घर परिवार में व्यतीत कर दिया, लेकिन उसके बाद जब वो बाहर आए हैं तो उन्होंने बदलाव जो है वो बदलाव दिखा है, और लोगों ने उस बदलाव को सराहा भी है। प्रांजल, एक और सवाल मेरा आपसे यहाँ पे कि आपने भविष्य में कुछ योजनाएं बना रखी होंगी कि मुझे ये करना है, या हम यूथ जो है प्लानिंग करते हैं कि मुझे टिल ईयर 2020 मुझे ये करना है, उसके 5 साल बाद मुझे ये करना है। तो आप अपने आप को 5 साल बाद, या आपकी जो प्लानिंग है वो क्या है? मेरे पिताजी ने सोच रखा है कि किसी तरीके से नौकरी कर ले, कुछ भी हो जाए, तो सेटल हो जाए लड़का। उनका ये सबसे बड़ी चीज है कि सेटल हो जाए, कहीं से जॉब लग जाए, कुछ भी हो जाए। पर मैंने जैसा जिक्र किया कि मैंने एक प्रोडक्शन हाउस को स्टार्ट किया है तकरीबन 250 लोगों के साथ। आज वो लोग हर शहर में है। वैसे मेरे प्रोडक्शन हाउस कोलकाता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, गुड़गांव एंड मुंबई में है। तो यहाँ पर लोग हैं। तो मेरा सबसे पहला जो योगदान रहेगा, जो मैं सबसे पहले लाइफ में करना चाहूंगा, मैं सोशल इशू पे फिल्म बनाना चाहूंगा। मैं कभी कॉमर्शियली और एंटरटेनमेंट की तरफ नहीं जाना चाहूंगा। एंड दूसरा जो चीज है, मैं अगर कहीं ना कहीं से कुछ भी काम होता है तो इस प्रोडक्शन हाउस के तहत मैं पैसा कमाना चाहूंगा। पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, खाने के लिए सब कुछ है, खुदा ने सब कुछ दे रखा है, और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं फिल्म बनाता रहूं, बस यही बहुत बिल्कुल। और बदलाव आते रहे, लोग इसे सराहते रहे, और शायद एक फिल्म बनाने या फिर किसी भी फील्ड में अगर आप काम करते हैं तो इससे ज्यादा शायद किसी को कुछ भी नहीं चाहिए होता है। बहुत अच्छी बातचीत हमारी चल रही है, इसे हम आगे भी जारी रखेंगे दर्शकों, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। स्वागत है आपका इस छोटे से अंतराल के बाद। हम अपने मेहमान से बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से शुरू करते हैं। हमारे साथ आज प्रांजल सिंह स्टूडियो में मौजूद हैं, और वो एक फिल्म मेकर है। प्रांजल, आप फिल्में बनाना चाहते हैं, आपने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, शॉर्ट फिल्म्स बनाए हैं, आपने म्यूजिक वीडियोस भी बनाए हैं, बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी आपने क्लिक किए हैं। तो जानना चाहूंगी आपसे कुछ ऐसी कोई घटना जो आपको हमेशा याद रहे और जिसके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट हो और आपने वो काम किया।
वैसी कोई घटना? बेशक मैं शेयर करना चाहूँगा। मैं लखनऊ में था और तकरीबन उन दिनों की बात है, बुलेट राजा की शूटिंग हो रही थी हजरतगंज लखनऊ में। एंड मैंने उससे पहले कभी शूटिंग देखी नहीं थी कि कैसे होता है। तो मैं कहीं ना कहीं उस चीज़ को देखने के लिए तब उत्सुक था कि मैं 6 बजे से वहाँ पे खड़ा था। शूटिंग वहाँ 9 बजे होनी थी, हालांकि शूटिंग 10 बजे स्टार्ट हुई। तो वहाँ पर मैंने बहुत लोगों से पूछा कि कब से शूटिंग है, कब से शूटिंग है। तो फिर देखा कि 10 बजे से टेक स्टार्ट हुआ। मैंने सबसे पहले लाइफ में सैफ अली खान को देखा एंड रवि किशन जी थे वहाँ पर, उनको भी देखा। तो उन लोगों को देखा है तो क्या होता है रियल में, शूटिंग क्या होता है, आप टेक कैसे लेते हैं, आप समझते क्या हैं। तो मेरा जो एक ड्रीम था ना कि मैं शूटिंग देखना है, कैमरे कैसे होते हैं, वहाँ पे कैमरे कितने लगते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स कैसे होते हैं, डायरेक्टर्स कैसे दिखते हैं, क्या वो सच में छोटे हाफ पैंट पहनते हैं या किस तरीके से हैट लगाते हैं। तो वो एक सपना एक पूरा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज़ देखकर। तो दैट वाज माय ड्रीम कि मैं उस समय वहां से जुड़ी और कोई यादें आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, क्योंकि आप 6 बजे सुबह से खड़े थे, शूटिंग 10 बजे शुरू हुई, 4 घंटे इंतजार किया आपने, मतलब इतने ज्यादा पैशनेट थे आप। यस मैम, और मैं दूसरे दिन भी शूटिंग होनी थी, जनपद में शूटिंग होनी थी, वहीं पर बगल में है। तो मैंने किसी तरीके से शूट के दौरान बीच में घुसने किसी को रिक्वेस्ट किया कि सर मैं यहाँ पे कुछ काम कर सकता हूँ। तो कई लोग बोले कि तुम कौन हो, क्या करते हो, हटा देना, गलत तरीके बोलना। मैंने बहुत तरीके से अड़ जाना कि नहीं मुझे करना है, मुझे करना है। तो मैं जबरदस्ती कैमरा लेकर फोटोज क्लिक करने लगा। तो लोग समझे कि अच्छा ये क्रू में है, ये क्रू में है, ये फोटोज खींच रहे हैं। तो मैंने खींचते खींचते क्या हुआ कि वहां पर एक मिस गीता थी, वो फोटोज कलेक्ट कर रही थी। मैंने उनको अपना फोटोज भी दे दिया। तो वो बोली कि ठीक है कल आप 6 बजे आ जाइएगा। तो मैंने सबको बोला कि देखो मैं बुलेट राजा में आ गया, कल सुबह 6 बजे बुलाया गया है। तो फिर वहां पर लोग समझने लगे। तो आप एक बार घुस गए और उसके बाद लोग पता नहीं था, तो लोग बोला कि 6 बजे आप आ जाइएगा, जनपद में शूटिंग होनी है। तो मैं 6 बजे गया, वहां पर भी किया। तो फिर धीरे धीरे वहां के कुछ लोग मिले, बात किया, उनके कॉन्टैक्ट्स लिए। तो फिर वो जब दूसरी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो मैं वहां पर भी गया कि मैंने इस फिल्म में फोटोग्राफी की थी या फ्रीलांसिंग असिस्टेंट डायरेक्टर था या किसी तरीके से। तो फिर वहां पर भी ये चीज रहा। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं घुसा कैसे और लोग ने मुझे मेरे फोटोग्राफ भी बिल्कुल। तो कई बार एक्सीडेंटली बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं, और शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ। प्रांजल, चूंकि समय की कमी है, बातें और बहुत सारी रह गई हैं, जानना चाहेंगे आपसे कि बिहार बिहान के मंच पे आके आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। मुझे बताया गया कि आप बिहार बिहान में आ रहे हैं, तो मुझे मैं एक्साइटमेंट है। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है, फर्स्ट टीवी पे इंटरव्यू है। तो मैं कहीं ना कहीं नर्वस भी था, एक्साइटेड भी था कि यार देखते हैं क्या होता है। एंड आप लोगों का साथ बहुत अच्छा रहा, आप लोगों का शो बहुत अच्छा है, मैं हमेशा देखा करता हूँ। एंड बहुत अच्छा है। और हमारे जो बिहार वासी है उन्हें क्या आप संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप एक्चुअली? कि मैं हमेशा आप लोगों से प्यार करता हूं और मैं हमेशा आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं। क्या बात। एंड जरूरत पड़ी तो मेरे से जो भी हो सकेगा मैं हमेशा आप लोगों के लिए करने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल। और ये शायद ये जो फीलिंग है ना, वो हम हर व्यक्ति के अंदर है। हर व्यक्ति अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहता है, और वो फीलिंग आपके अंदर भी है प्रांजल। चलिए, आपकी जो भी फ्यूचर प्लानिंग्स हैं या जो अपने फ्यूचर के लिए सोच के रखा है, उन सब के लिए हम पूरे बिहार बिहान की टीम की तरफ से आपको बहुत सारी बेस्ट विशेज, बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो चलिए दर्शकों, ये थे हमारे आज के मेहमान प्रांजल सिंह, जिन्होंने अपनी लाइफ की बहुत सारी अच्छे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए और हमें बताया कि अगर आपके अंदर पैशन है, सही मायने में अगर किसी चीज को करने का पैशन है, तो आप उस पैशन को जरूर पूरा करेंगे और आपको उसमें सक्सेस भी मिलेगा।